तो आज का मानवा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ज़रा सोचो कि आप एक स्कूल के अंदर फँस चुके हो, जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टरों ने आपके ऊपर हमला कर दिया हो और वहीं पर जो आपके दोस्त होते हैं, वही आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको मारना चाहते हैं। तो इस हालत में आप स्कूल से कैसे निकलेंगे? ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम विसीतो होता है, जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह कहने लग जाता है कि ये दुनिया का खेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, उनके घूमने फिरने और मज़े करने की बातें चल रही होती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो विसितो होता है, वह कहने लग जाता है कि ये दुनिया का खेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस कचरे भरी लाइफ के साथ। और वह अपनी स्टोरी बताने लग जाता है, जहाँ पर उसके जो चाचा-चाची होते हैं, वह उसके ऊपर रोज़ाना जुल्म करते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि कमीने कहीं के, तूने आज हमारे घर की सफाई क्यों नहीं की? फ्लोर देखो कितना ज़्यादा गंदा है और तू मुझे आँखें दिखा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे आँखें दिखाने की? ये घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? तेरे माँ-बाप ने मुझे बोझ बनाकर छोड़ा है, तू नहीं बचेगा। और वह उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है और वहीं पर जो उसकी चाची होती है, वह उसे कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा नहीं, इसके माँ-बाप कितने ज़्यादा घटिया थे, जिन्होंने ऐसा लड़का पैदा किया। और वह उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करते हैं और वहीं पर जो उसका बड़ा भाई होता है, वह उससे कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लगता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स ने आज तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की है। ओह! ये तो मेरे हाथ से दोबारा से गंदा हो गया, क्या ये तुम्हें दोबारा से साफ़ करना होगा? ओह! मेरी ये गलती थी, मुझे माफ़ कर देना। सच कहूँ तो विसी तो तुम्हारे इस घर में कोई भी औकात नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद विसितो की स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है और उसकी स्कूल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके सारे बच्चे उसकी बेंच को ख़राब कर देते हैं और हँस रहे होते हैं और आपस में बातें चल रही होती हैं कि ज़रा देखो कि ये कितना ज़्यादा घटिया, बेकार, कमज़ोर है, ज़रा देखो इसे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से टीचर आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि बच्चे तुम हँस क्यों रहे हो और खड़े क्यों हो? जल्दी से बैठ जाओ, क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। और वहीं पर टीचर की नज़र विसितो को पड़ जाती है और उसे देखने के बाद थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि विसितो, क्या तुम मेरे साथ कोई मज़ाक कर रहे हो? तुमने अपनी बेंच खराब कर दी है, तुम्हें इसे साफ करना होगा और अभी इस स्कूल से बाहर निकल जाओ। और विसितो कह रहा होता है कि मेरी स्कूल लाइफ कितनी ज़्यादा घटिया है। और वहीं पर हम इस स्कूल लाइफ के बाहर के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर बुली काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं विसितो को, उसे मार रहे होते हैं और उसे कहने लग जाता है कि कमीने कहीं के, मैंने तुझसे 2000 युआन लाने के लिए कहा था, लेकिन तू तो आज खाली हाथ दिया आया है। क्या तू मेरी बेइज्जती करना चाहता है? क्या तेरे माँ-बाप मर गए हैं जो तुम्हें पैसे नहीं देते हैं? और इस बात को सुनने के बाद तो विसितो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मुक्का बनाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जल्दी ही विसितो को एहसास हो जाता है कि वह कमज़ोर है और कुछ भी नहीं कर सकता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ, मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और वह वहीं पर अपनी हिम्मत को हार जाता है, जिसकी वजह से वह बुली उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और वहीं पर हम विसितो को आँखों में देखते हैं, जिसके मन में बिल्कुल भी जीने की आस खत्म हो चुकी होती है। वह बिल्कुल भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है और वह बुली उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा खून भी निकाल दिया होता है। और वह हँसते हुए कहने लग जाता है कि सच में कमीने कहेंगे, तेरी वजह से मेरे दोस्तों के सामने कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है। अगर तेरे माँ-बाप तुझे पैसे नहीं देते हैं तो कम से कम उनके बटुए से तो चुरा ला। और वह उसे इसी तरीके से मार रहे होते हैं और विसी तो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीना पड़े। सच में मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि अचानक से विसितो को जेब से उसका मोबाइल गिर जाता है और उसकी नज़र उस बुली बॉय पर भी पड़ जाती है। और जैसे ही विसितो अपने मोबाइल को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वह कमीना बुली बॉय अपने पैर की मदद से उसके मोबाइल को ही तोड़कर रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि ओह विसितो, मुझे माफ़ कर देना, लगता है कि यह गलती की वजह से हुआ है। तुमने 2000 युआन नहीं दिए थे ना, शायद इसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया, मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि वह अभी भी विसितो को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जो उससे कहने लग जाता है कि हे रुक जाओ, तुम उस लड़के को परेशान क्यों कर रहे हो? उसे परेशान करना बंद करो। और उस लड़के को देखने के बाद सारे बुली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो निशिता है, हमारी सेकंड ईयर क्लास का लड़का, जो कि म्यूज़िक क्लब से जुड़ा हुआ है। इसने हाल ही में एक टूर्नामेंट भी जीता है और स्कूल की सारी खूबसूरत लड़कियां इसके ऊपर मरती है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उस लड़के को देखने के बाद जो बुली होता है, वह उससे कहना चाहता है कि हे निशिता, तू ये क्या कर रहा है, मेरे काम में टांग मत अड़ा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कमीना कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसकी मजबूत पकड़ से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। और हमें इस बुली का नाम बताया जाता है, इसका नाम ताकेदा होता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि एक और बंदा, जो कि निशिता के ऊपर अपने बैट से हमला कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि साले आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसी मेरे बॉस को छूने की। और वह उसे मारने वाला होता है कि अचानक से निशिता उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से वह बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है और रेंगने लग जाता है। और निशिता सबसे कहने लग जाता है कि शायद तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद
रखना, अगर तुमने दोबारा से हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे बुली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वे वहाँ से जा रहे होते हैं और ताकेदा कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, वैसे भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो चुका है। पर अचानक से विसितो की नज़र निशिता के ऊपर जाती है और वह उसके ऊपर पास जाकर बैठता और कहने लग जाता है कि हे, क्या तुम मर चुके हो? तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और ये सुनने के बाद विसितो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद निशिता काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि हैं, ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं तो इसे बचाने की बात कर रहा हूँ और ये खुद को मारने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा अजीब है, उन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पीटा लेकिन इसके बावजूद भी इसे चोट नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप को उन बुलियों से बचाने की कोशिश कर रहा था? सच में यह लड़का तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, शायद इसके अंदर ताकत है पर यह उसे यूज़ करना नहीं जानता। फिर इसके बाद हम विसितो को देखते हैं जो कि स्कूल के टेरेस के ऊपर आ चुका होता है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश होता है। वह नीचे की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, किसी ने गर्लफ्रेंड बनाई होती है और कुछ दोस्त मज़े कर रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर विसितो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि उसके पास ना तो माँ बाप होते हैं, ना फ्रेंड्स होते हैं और ना ही कोई गर्लफ्रेंड होती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बचाने के लिए मैं लड़ूं। मेरी लाइफ पूरी तरीके से कचरा और बेकार है, लेकिन जल्दी मैं इस दुनिया के खेल से अपने आप को अलग कर दूंगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि विसिता स्कूल के टेरेस के ऊपर चढ़ चुका होता है अपने आप को मारने के लिए और चिल्ला कर कहता है कि मेरा एक खेल अब ख़त्म हुआ, ये कचरे से भरी दुनिया को अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ये बात बोलता है अचानक से आसमान में कुछ होने लग जाता है और नंबरों के साथ ज़मीन पर बिजली गिर रही होती है। इस बिजली की वजह से फ़ोन वाइब्रेट करने लग जाता है और उनसे तरह तरह की आवाज़ें निकल रही होती है जिससे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद विसित तो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या बकवास हो रहा है। अचानक से बिना मौसम के बिजली कैसे कड़कने लगी, लगता है कि मेरी मरने की वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और वहीं पर वह ज़मीन पर तरफ देखता है जहाँ पर लोग अपने फ़ोनों से डर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि उनके फ़ोन के अंदर नंबर चलने लग जाते हैं और वह नंबर उनके फ़ोन से निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यह नंबर जल्दी एक मॉन्स्टर का आकार लेने लग जाते हैं जिन्हें देखने के बाद सब डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि यह नंबर एक गोब्लिन का आकार लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोब्लिन नहीं बल्कि डायनासोर और तरह तरह के अजीबोगरीब मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं कि सारे के सारे लोग इन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं और कहने लग जाता है कि भागो यहाँ से, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद विसित थोड़ा सा चौंक जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वहीं पर गोब्लिन्स लड़कों के पीछे पड़ रहे होते हैं, किसी का गला काट रहे होते हैं तो किसी का सर फाड़ रहे होते हैं, किसी का सीना फाड़ दिया होता है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। लेकिन अभी तक इन मॉन्स्टरों की तबाही नहीं रुकी होती, अभी तो ये खून बहाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी तो थोड़ा सा चौंक जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वहीं पर एक लड़की तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही होती है और अपनी माँ के बारे में चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों ने कुछ ही पल के अंदर लाशों का ढेर मचा दिया होता है और अभी तक इनकी तबाही नहीं रुकी होती है। इस तबाही को देखने के बाद विसी तो कहने लग जाता है कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। फिर इसके बाद हमें दुनिया की एक झलक के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि दुनिया अपने अंत तक शांति के साथ चल रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाना स्टार्ट कर दी थी। ये ऐसे मॉन्स्टर थे जिनके बारे में ना तो इंसान जानते थे और न ही इनके बारे में इंसानों ने कभी सुना था। और इन मॉन्स्टरों ने आते ही दुनिया के 1% हिस्से को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, दुनिया इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन तब तक जब तक उन स्कूल के लड़कों ने कुछ भी नहीं किया, ये मॉन्स्टर मोबाइल के नंबरों के साथ बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई। इस तबाही भरे दिन को नाम दिया गया द जजमेंट डे। फिर इसके बाद हम विसितो को देखते हैं जो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये सच में मेरी आंखों के सामने हो रहा है या फिर मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। मैं लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि अचानक से इन सब चीज़ों को देखने के वजह से विसितो पागल होने लग जाता है और अजीब तरीके से हंस रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि शायद मैंने तो पहले ही अपनी जान दे दी है, इसकी वजह से मुझे सपना आ रहा है, मुझे सपना आ रहा है। वह अजीब तरीके से हरकतों को कर रहा होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि विसितो के सामने मौत का नंगा नाच हो रहा होता है। मॉन्स्टरों ने
में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी होती है, बहुत ज़्यादा खून खराबा कर रहा होता है और विजितो कहने लग जाता है कि ये तो मेरा सपना है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि लड़की के कपड़े फाड़ रहे होते हैं और उसके साथ कुछ अजीब हरकत करने की सोच रहे होते हैं। और वहीं पर हम कुछ मकड़ी को देखते हैं जो कि जाला बनाकर इंसानों को खा रही होती है और कुछ स्लाइम जो कि इंसानों को निकल रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद विशिष्ट ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जो लोग मुझे नीची नज़र से देखते थे, वे पूरी तरीके से कचरा थे, लेकिन अब वे मेरी आँखों के सामने मर रहे हैं धीरे-धीरे। ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये सब मेरे सामने मर रहे हैं, सच में ये कितना ज़्यादा शानदार है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर ने अभी भी तबाही मचा रखी होती है, जिन्हें देखने के बाद विशिता को थोड़ा-सा अजीब लगता है। वह कहना चाहता है कि ये सपना काफ़ी ज़्यादा रियल और असली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जैसे सचमुच मेरी आँखों के सामने हो रहा है। यहाँ पर तो वे लोग भी मारे जा रहे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? और वहीं पर मॉन्स्टर अभी भी खून खराबा कर रहे होते हैं और बुरी तरीके से लड़कों को मार रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो विसी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सपना है, ये सिर्फ़ सपना है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले ही मर चुका हूँ, मैं जल्दी इस सपने से जाग जाऊँगा। फिर इसके बाद विसी तो अपनी स्टोरी को बताने लग जाता है, जहाँ पर वह अकेला खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया जो कि कचरा थे। मेरे बड़ा भाई जो कि मुझे परेशान करता था, वह भी एक बहुत बड़ा कचरा था और मैं इस दुनिया से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना नफ़रत नहीं करता कि मैं इन लोगों को मारना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे मैं इस दुनिया को कितना भी ख़राब कह लूँ, लेकिन मैं इन्हें नहीं मरता देख सकता। ये सपना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि ये सपना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, पर अचानक से स्कूल का जो गेट होता है, वह अचानक से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद विषय तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस गेट से गोब्लिन निकलता है, जिसके एक हाथ में कटा हुआ सर होता है, तो दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ा होता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद विषय तो डर जाता है और उस गोब्लिन की नज़र भी विषय के ऊपर जाती है और वह ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ने लग जाता है। और विषय तो अपने मन में कहता है कि अभी तक मैं जो देख रहा था, वह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी, पर यह कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। और वहीं पर हम गोब्लिन को देखते हैं कि अचानक से वह विसितो के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से विसितो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह गिर से ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस गोब्लिन का वार पूरी तरीके से खाई चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि विसितो का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग चुकी होती है और भी वह डर की वजह से काँप रहा होता है। और वहीं पर वह गोब्लिन उसे मारने के लिए तैयार होता है, जिसे देखने के बाद विसितो कहने लग जाता है कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मुझे मारना चाहता है? और वहीं पर हम उस लड़की की कटी हुई गर्दन को देखते हैं, जिसे देखने के बाद विसितो और भी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, नहीं, ये मुझे मारना चाहता है, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि विसितो के पीछे उसकी इविल शैडो आ जाती है, जो उससे कहने लग जाती है कि विसितो, तुम्हें क्या हुआ? तुम मरना नहीं चाहते? तुम ही तो थे जो कि अपनी ज़िंदगी से छुटकारा चाहना चाहते थे, इस दुनिया के खेल को ख़त्म करना चाहते थे। फिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मरना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है? और ये सुनने के बाद विसितो थोड़ा-सा शांत होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि हाँ, सही कहा, मैं मरना ही तो चाहता था, फिर मैं ज़िंदा क्यों रहना चाहता हूँ? नहीं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है और वैसे भी मेरे मरने या फिर ज़िंदा रहने से किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या फ़ायदा इस घटिया भरी ज़िंदगी में, इस कचरे से जैसी ज़िंदगी में रहने का? मुझे तो इस ज़िंदगी से छुटकारा पा लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि विसितो ने अपने जीने की आस ही ख़त्म कर दी होती है और वह मरने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वहीं पर हम उस गोब्लिन को देखते हैं, जो विसितो के ऊपर एक ज़ोरदार खतरनाक हमला कर देता है उसे मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि विसितो के मन में अभी भी उन लड़कों की यादें होती है, जिनको उन मॉन्स्टरों ने बुरी तरीके से तड़पा-तड़पा कर मारा होता है और उस लड़की के तो कपड़े ही फाड़ दिए होते हैं। विसितो कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता कि वे कौन थे जो लोग मरे थे और इन मॉन्स्टरों ने मारे थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे मरने का वक़्त अभी भी नहीं आया है। मुझे सिर्फ़ एक ही इंसान मार सकता है और वह मैं खुद हूँ। और हम देखते हैं कि विसितो इसी गुस्से के साथ अपनी राड़ को उठाता है और उस मॉन्स्टर के हमले को बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम जैसे घटिया मॉन्स्टर के हाथों से नहीं मरने वाला हूँ, मुझे मारने के लिए तुम्हें और ज़्यादा ताकत चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, जिसकी वजह से विसितो ज़मीन पर गिर जाता है और वह मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है विसितो को मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वही विसितो अपनी एफर्ट कर रहा होता है अपनी जान को बचाने के लिए और कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम जैसे घटिया मॉन्स्टर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे गंदे हाथों से नहीं मारने वाला हूँ। मुझे मारने के लिए तुम जैसे घटिया मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा ताकत लगानी होगी। मैं तुम्हारे हाथों इतनी आसानी के साथ नहीं मारने वाला।
वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इतने आसानी के साथ तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। और हम देखते हैं कि विसितो को मन में जीने की आस जाग चुकी होती है। अब वह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है और इसी कोशिश के साथ वह मॉन्स्टर को पीछे की ओर धकेल रहा होता है और कहना चाहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से इतनी जल्दी आसानी के साथ नहीं मरने वाला। ये वह जगह नहीं है जहाँ पर मेरी मौत आने वाली है, इस वक्त तुम मरने वाले हो। और इसी गुस्से के साथ वह मॉन्स्टर को पीछे की ओर धकेल रहा होता है और वह गॉब्लिन पीछे की ओर धकेला जा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि विसितो को अचानक से कुछ होता है, उसकी आंखों के आगे एक काला पर्दा सा छा जाता है और वह हमें बताया जाता है कि यह इंसानों की वो फॉर्म है जब वह इंसान सबसे ज़्यादा डर जाता है। वह इतना ज़्यादा डर जाता है कि यही वह वक्त होता है जब वह अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है, एक जिंदा रहने की आह जगाता है। और इसी गुस्से और इसी नफरत के साथ वह कुछ भी कर सकता है। वह उस इंसान से इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे मारने के लिए वह कुछ भी कर गुजर सकता है। और यही वह फॉर्म होती है जब इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि विसितो ने उस गॉब्लिन के अखरोट ही फोड़ दिया होता है, काफ़ी ज़्यादा जोरदार लात मारी होती है। और विसितो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं कि वह राड को उठाता है और उस गॉब्लिन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। वह नहीं रुक रहा होता है और बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है, बिल्कुल पागलों की तरह। और हम कुछ देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि विसितो के उस मॉन्स्टर को मारते मारते राड ही मुड़ चुकी होती है और विसितो ने उस मॉन्स्टर का सर ही कुचल कर रख दिया होता है और वह गॉब्लिन वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि विसितो ने पहली बार किसी को मारा होता है तो यह इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वहीं पर उल्टियाँ करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार आखिरकार मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैं अपने आप को बचाने में कामयाब हो सका। फिर इसके बाद उसके मन में अपने दोस्तों की यादें चल रही होती है जहाँ पर वह बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी पिछली लाइफ कैसी थी जहाँ पर मैंने अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं समझ चुका हूँ तो कि मुझे अपने आप को ऐसे ज़िंदा रखना है। मैं अब मरना नहीं चाहता, मैं अब बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, चाहे ज़िंदा रहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इतनी आसानी के साथ अपने आप को नहीं मारने दूंगा। और हम देखते हैं कि अचानक से विसितो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोई विसितो को जगा रहा होता है और कह रहा होता है कि विसितो विसितो तुम्हें क्या हुआ, खड़े हो विसितो। और ये सुनने के बाद विसितो के अचानक से आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर निशिताओ आ चुका होता है जो विसितो कह रहा होता है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि उन गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर ने तुम्हें मार दिया होगा, लेकिन शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। और ये सुनने के बाद विसितो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़का तो निशिताओ है जिसे मैंने आज सुबह देखा था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही विसितो को थोड़ा सा होश आता है वो वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद निशिताओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि विसितो तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि विसितो की नज़र दूर शहर की तरफ जाती है जो कि पूरी तरीके से जल चुका होता है। वहाँ पर मॉन्स्टर ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा चुकी होती है कि पूरा शहर ही ख़त्म कर दिया होता है। और विसितो कहता है कि आखिरकार इस शहर को हुआ क्या है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही किसने मचाई। पर अचानक से रिश्तियों की नज़र पीछे की तरफ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे छत के ऊपर आ चुके होते हैं। वे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया होता है ईंट पत्थरों को लगाकर। और वहीं पर हम ताकेदा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, वह मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, मुझे कोई उनसे बचाओ। और वहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम साकुरा होता है। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसके पास एक पीटी टीचर बैठा हुआ होता है जो उसे कहने लग जाता है कि साकुरा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हारे पास है, ये ठीक है, मैं तुम्हारी उनसे प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उन मॉन्स्टरों से बचाऊंगा। पर हम देखते हैं कि ये टीचर होता है वह बहुत ज़्यादा ठरकीब होता है। उसकी नज़र उस लड़की के ब्रेस्ट पर होती है जिसे देखने के बाद बाकी लड़कियां उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नफरत की नज़रों से देख रही होती है। और एक लड़की कहने लग जाती है कि यह कमीना टीचर, अभी भी उसकी नज़र साकुरा के ब्रेस्ट पर है, वह कमीना इंसान कभी भी नहीं सुधरेगा, वह फिर से ऐसी हरकत कर रहा है। और ये सुनने के बाद दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कमीना टीचर ऐसा ही करता है, मुझे तो लगता है कि इसे तो गोब्लिन के हाथों ही मर जाना चाहिए था, ये कमीना अभी तक जिंदा है। पर हम अचानक से देखते हैं कि ऋषिसो की नज़र अचानक से कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वह उस गेट को देख रहा होता है जो ईंट पत्थरों से ढका हुआ होता है और उसके अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती है। और ये देखने के बाद निशिता बताना चाहता है कि हाँ ये सही है, हमने उन मॉन्स्टरों से बचने के लिए इस गेट को लगा दिया है ताकि वह मॉन्स्टर ऊपर ना आ सके। यहाँ पर भी जो कुछ भी मौजूद था
ईंट पत्थर लकड़ी हमने सब कुछ लगा दिया है ताकि वे अंदर ना आ पाए। और जो यहाँ पर बचे कुछ बच्चे थे वे यहाँ से भाग गए ताकि वे उन मोस्टरों से अपनी जान बचा सके। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर भी मौजूद थे जिसकी वजह से वे जान बचाकर ऊपर चढ़ गए। और हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था, हमें कुछ ना कुछ करना ही था। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यह सही है, हमने आखिरकार दरवाज़ा लगा दिया। लेकिन स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि पीछे रह गए थे और हम उनकी जान नहीं बचा पाए और हमने जल्दी ही दरवाजे को लगा दिया। लेकिन फिर भी वे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हम उनके लिए दरवाज़ा खोले, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वहीं पर हम अचानक से देखते हैं कि उन पत्थरों के बीच से एक हाथ निकलता है जो कि एक बच्चे को होता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर इसके बाद हम स्कूल के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे अभी भी जिंदा होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। वे जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं कि दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। और वहीं पर हम गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि बच्चों को बुरी तरीके से काटते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और उन बच्चों को भी मारने के लिए आ रहे होते हैं। और यह देखने के बाद वह बच्चा कहने लग जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ हमें बचाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगा, प्लीज़ हमें बचाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। वहीं पर पीटी टीचर आचार्य को कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, हम ये दरवाज़ा नहीं खोल सकते, तुम्हें पता है कि ये नामुमकिन है। और ये सुनने के बाद दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ सर, हाँ ये सही कह रहा है, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, अगर हमने दरवाज़ा खोला तो हम भी मारे जाएंगे, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। और ये सुनने के बाद बच्चा कह रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो ये मोस्टर हमें मार डालेंगे, प्लीज़ हमारे लिए दरवाज़ा खोलो। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर उनकी आंखों के सामने उन बच्चों को बुरी तरीके से काट रहे होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और वहीं पर हम निशिताओं को देखते हैं जो कि उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और वह बच्चे तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे होते हैं और उनकी चीखों की आवाज़ निशिताओं के कानों में जा रही होती है पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और इसी उम्मीद के साथ वह बच्चे भी वहीं पर ही मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद निशिताओं काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। अगर मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से बताऊँ तो मैं भी इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहता, अगर मैंने ये दरवाज़ा खोला तो वह मोस्टर मुझे भी मार डालेंगे। आखिरकार मैं अपनी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ। और यह देखने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हर किसी के लिए अपनी जान प्यारी है, तुम भी इस बात को जानते हो। और वैसे भी कोई भी इंसान इस तरह से दर्दनाक मौत तो नहीं मरना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरी बात की जाए तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद निशिताओ कहने लग जाता है कि कहीं तुम मुझसे यह तो नहीं कहना चाहते कि तुमने ही इस गोब्लिन को मारा था, क्या यह सच है? तुम तो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे मार डालोगे, मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं तो उन गोब्लिन को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन आखिरकार तुमने यह कर दिखाया। मैं तो अपने काम के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और न ही मैं अपने आप को ताकतवर बना पाया हूँ। अगर मैं अपने आप को ताकतवर बनाने में कामयाब हो जाता तो शायद उन बच्चों को बचा लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। और वहीं पर रिकी तो उसे देख रहा होता है, लेकिन अचानक से वह पीटी टीचर जोर से चिल्लाता है कि सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दे, सभी बच्चे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। और यह सुनने के बाद निशिताओ थोड़ा सा चौंक जाता है और वह टीचर कहने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस शहर में मॉन्स्टर घुस चुके हैं और इस स्कूल में मॉन्स्टरों ने आकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्कूल के बच्चे मारे भी गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह सारे के सारे मॉन्स्टर मोबाइल के अंदर से निकले हैं, मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद साकुरा कहने लग जाती है कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मॉन्स्टर मोबाइल के अंदर से निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि मैंने आज मोबाइल को इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये डेड है, ये कैसे हो सकता है? और ये सुनने के बाद दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी फ़ोन चार्ज था पर अचानक से ये चल नहीं रहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये सुनने के बाद ताकेता कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी फ़ोन ऑफ है। और निशिताओ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और रिकी तो कहने लग जाता है कि मेरा फ़ोन तो पहले ही टूट चुका था, अब ये चलेगा कैसे? और ये सुनने के बाद वह टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? अगर सभी के फ़ोन डेड है तो हम अपनी मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला पाएंगे, तुम सबको कुछ करना चाहिए। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि आखिरकार इस बात का क्या मतलब है? वे सारे के सारे मॉन्स्टर अचानक से मोबाइल्स के अंदर से बाहर निकलने लगे नंबरों के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मॉन्स्टरों का और इन मोबाइल्स का कुछ कनेक्शन हो सकता है? लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। और रही मेरे फ़ोन की बात, मेरे फ़ोन के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर नहीं निकला है, क्या ये इस वजह से है क्योंकि ये टूट चुका है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वह टीचर कहने लग जाता है कि बच्चों तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ है, इस मामले में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पुलिस का इंतज़ार कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पुलिस ज़रूर आएगी और हमारी जान बचा लेगी, हम जल्दी यहाँ
से बाहर निकल जाएँगे, लेकिन तब तक तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि टीचर, क्या आप हम सभी के साथ मज़ाक करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये सुनने के बाद तो टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? जिसे सुनने के बाद रिकी तो बताने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शहर के अंदर स्मार्टफ़ोन यूज़ होता है और इस स्मार्टफ़ोन के अंदर से ही वह मॉन्स्टर निकले हैं। इसका मतलब है कि पूरे शहर के अंदर मॉन्स्टर होंगे। यहाँ तक ही नहीं बल्कि पूरे जापान के अंदर मॉन्स्टर होंगे, क्योंकि पूरा जापान मोबाइल का इस्तेमाल करता है और हो सकता है कि यह पूरी दुनिया के अंदर हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस मामले में पुलिस हमारी जान नहीं बचाएगी, बल्कि वह खुद की जान बचाएगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद तो साकुरा और सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद निशिता कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें अपनी सुरक्षित रहने के लिए कोई और जगह ढूँढ लेनी चाहिए। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूँढ लेनी चाहिए। और इन सब बातों को सुनने के बाद जो वहाँ पर ताकेदा होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उससे छोटा उससे सलाह दे रहा है। और वह कहने लग जाता है कि और तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि हमें अपनी सुरक्षित रहने के लिए कोई ना कोई जगह ढूँढ लेनी चाहिए। तुम इसका भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हुक्म चलाने की? क्या आज तुम सुबह की मार भूल गए? लगता है कि तुम्हें दोबारा से याद दिलाना होगा कमीने। क्या तेरे अंदर ज़बान नहीं है साले? तू बोलता क्यों नहीं? लेकिन हम देखते हैं कि रिकी तो कोई भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल शांत होता है। और ये देखने के बाद ताकेदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे ये मर गया है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसकी वजह से ये अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करे। ये थोड़ा-सा अजीब है। और ताकेदा कहता है कि क्या हो गया? क्या तेरे मुँह के अंदर कोई ज़बान नहीं है? जल्दी से बोल, तू तो सबके सामने अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हो गया? क्या तेरी बोलती बंद हो गई? और ये सुनने के बाद ताकेदा के दोस्त कहने लग जाते हैं कि हाँ ताकेदा, ताकेदा सही कह रहा है। ये कमीना इंसान अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनने के बाद निशिता कहता है कि हे गाइस, तुम ये सब क्या कह रहे हो? वह तो सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। और साकुरा कहने लग जाती है कि हे गाइस, शांत हो जाओ, लड़ना अब बंद करो। और वह ताकेदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब जल्दी से बोल, क्या तू इतना ज़्यादा डर गया है कि तू मुझसे बोल भी नहीं रहा है? जल्दी से बोल। और ये सुनने के बाद रिकितो के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि ये ताकेदा कमीना बिल्कुल एक कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। मैं तो इसे मॉन्स्टरों से भी कंपेयर नहीं कर सकता, ये तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और ताकेदा कहने लग जाता है कि कमीने इंसान, तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है? जल्दी से बोल। और ये सुनने के बाद रिकितो कहने लग जाता है कि तुझ जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंकता रहता है साले। और ये सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद तो ताकेदा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि क्या कहा कमीने? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज़बान लड़ाने की? और हम देखते हैं कि वह रिकितो को मार रहा होता है। और यह देखने के बाद निशिता उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि हे ताकेदा रुक जाओ। पर हम देखते हैं कि रिकितो उसके हाथ को पकड़ता है और बड़ी तेज़ी के साथ उसके हाथ को घुमाकर उसे ज़मीन पर पटक देता है और उसके हाथ को मोड़ने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद तो ताकेदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और रिशिता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर रिकितो की पावर देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ताकेदा कहने लग जाता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक बार तू मुझे छोड़, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और ये सुनने के बाद रिकितो कहने लग जाता है कि क्या सच में तू तो इतना ज़्यादा कमज़ोर है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तू मुझे इतने सालों के साथ मारता रहा और मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन तू तो एक मरे हुए जानवर के बराबर है। तू बिल्कुल एक कुत्ते की तरह भौंकता है। और ये सुनने के बाद ताकेदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? एक बात साले, मुझे छोड़, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनने के बाद रिकी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तू मुझे मारने वाला है? और हम देखते हैं कि वह उसके हाथ को बुरी तरीके से मोड़ने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह उसके हाथ को तोड़ डालेगा, जिसकी वजह से ताकेदा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर निशिता आता है जो कि रिकितो को उससे अलग कर देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह लड़का पूरी तरीके से पागल हो गया है। यह तो लगभग ताकेदा का हाथ तोड़ने ही वाला था। अच्छा हुआ कि मैंने इसे बचा लिया, लेकिन आज सुबह जिस रिकितो को मैंने पिटते हुए देखा था यह उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और वहीं पर सारे के सारे बच्चे ताकेदा की हालत देखने के बाद हैरान हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह क्या हुआ? क्या रिकितो ने ताकेदा को पीट दिया? पर यह तो नामुमकिन है। और वहीं पर ताकेदा गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? बास्टर्ड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनने के बाद
बाद वहाँ पर निशिता आता है और कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। और यह बात सुनने के बाद ताकेता तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर शांत हो जाता है और निशिता निकिता से कहता है कि देखो मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है और तुम्हें भी ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है, मैं इसकी बात को समझ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकले, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सुनने के बाद ताकेदा गुस्सा कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि बास्टर्ड साले तुझे मैं देख लूँगा। और वहीं पर जो उनका टीचर होता है वह कहने लग जाता है कि है बच्चों, तुम्हारे बीच में आखिरकार डिस्कशन क्या चल रहा है? क्या तुम अपने टीचर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? मुझे बताओ कि चल क्या रहा है? और ये सुनने के बाद रिश्तेदार बताने लग जाता है कि देखो आप सभी इस बारे में जानते हैं कि हम छत पे बैठे-बैठे कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बस इंतज़ार कर सकते हैं रेस्क्यू आने का, कोई हमारी जान बचा ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई हमारी जान को बचाने के लिए आने वाला है और हमें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूँढनी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सुरक्षित जगह है और वैसे भी हमारे पास खाना-पानी बिल्कुल भी नहीं है। बिना खाना-पानी के तो हम मोस्टो के आने से पहले ही मर जाएँगे। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हाँ, ये सही कह रहा है और इसके अलावा हमारे पास हथियार होने चाहिए खुद की सुरक्षा करने के लिए। जिसे सुनने के बाद साकुरा कहने लग जाती है कि लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि शहर के अंदर कोई ऐसी जगह होगी जो कि सुरक्षित होगी? जिसे सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि देखो मैं इस बारे में नहीं जानता कि शहर के अंदर कोई सुरक्षित जगह होगी या फिर नहीं, लेकिन अगर हम यहीं पर रह गए तो हम मारे जाएँगे, इसलिए हमें जाना होगा और कोई ना कोई सुरक्षित जगह तो ढूँढनी होगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़का घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि देखो ये पागलपन है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर तुम बाहर गए तो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहीं पर रहो और रेस्क्यू आने का इंतज़ार करो। जिस बात को सुनने के बाद टीचर कहने लग जाता है कि इस लड़के की बात में दम तो है, लेकिन इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि वे जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसलिए हमें बाहर जाना ही होगा। और ये सुनने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि टीचर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है? और ये सुनने के बाद टीचर कहता है कि देखो मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और मुझे लगता है कि बाहर जाँच करने के लिए ताकेदा और यह लड़का जाएगा। और यह बात को सुनने के बाद तो ताकेदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि पर मैं क्यों? आखिरकार आपने मुझे ही क्यों नहीं चाहा? आप भी तो जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आपको जाना चाहिए बाहर कोई सुरक्षित जगह ढूँढने के लिए। और ये सुनने के बाद टीचर भी थोड़ा-सा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? यहाँ पर भी तो कोई होना चाहिए। मैं आखिरकार इन स्टूडेंट का टीचर हूँ, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है। और यह बात को सुनने के बाद जो बाकी के बच्चे होते हैं, वे उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ, टीचर बिल्कुल सही कह रहा है, तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए। आखिरकार तुम एक मर्द हो। और ये सुनने के बाद ताकेदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि साली कुतिया बहुत ज़्यादा बोल रही है। अचानक से उन लड़कियों को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर रिकी तो अपनी रॉड को उठाता है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जिसे देखने के बाद ताकेदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि बेवकूफ़ पागल, तू आखिरकार करना क्या चाहता है? क्या तुम उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा है? क्या तुम मरना चाहता है? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं पागल हो गया हूँ? मैं तो अपने आप को बचाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम किस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं और ये सिचुएशन हमारे लिए और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। यहाँ पर मॉन्स्टर जल्दी आ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। अगर हम मारे नहीं गए तो बिना खाना पानी के तो हम मारे ही जाएंगे। किसी हालत में हमें मरना ही है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, चाहे मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुछ भी करना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम मरना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो इस हालत में मुझे ही कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि रिकी तो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बात को सुनने के बाद तो निशिताओ मुस्कुराने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने बैग को उठाता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी बात को समझ गया हूँ, चलो चलते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर बैठे-बैठे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे भी तो अपने आप को बचाना है, तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। और इन दोनों की पागलपन को देखकर वह टीचर भी हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि ये दोनों क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? क्या तुम दोनों नीचे जाना चाहते हो? वह मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उन्हें संभाल पाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ। और इन्हें देखने के बाद वह लड़कियां भी थोड़ी डर जाती है और कहने लग जाती है कि निशिकुन तुम मत जाओ, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इन दोनों की बातें सुनने के बाद रिशिता अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये लड़कियां पागल हो चुकी हैं? ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। और वहीं पर रिकी तो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो तुम उन घटिया कुत्ते से हो तो कई गुना बढ़िया हो। और ये सुनने के बाद ताकेदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी बातें सुनने के बाद रिशिता हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा घटिया कुत्ता? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बचाऊँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा
खतरा है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ही रहो और अपनी जान को बचाओ। और ये सुनने के बाद रिश्तेदार कहने लग जाता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम्हारे लिए भी तो ये सेम ही सिचुएशन है और वैसे भी मैं भी मरना नहीं चाहता। मेरे पास इसकी कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं मरना नहीं चाहता। और वह मन में अपने एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आने वाला हूँ, तुम बस इंतज़ार करना। और रिकी तो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो तुम बिल्कुल भरोसेमंद दोस्त हो। और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो तुम्हारी तरह मेरा स्क्रू बिल्कुल भी ढीला नहीं है। और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनने के बाद रिकी तो पता लग जाता है कि मेरा नाम रिकी तो है और तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनने के बाद ऋषिताओ बताता है कि मेरा नाम निशिताओ है और तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि वह दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा हँसी मज़ाक कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पार्टनर, लेकिन अब इन सब चीज़ों का बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी हम जिस सिचुएशन में फँसे पड़े हैं हमें वहाँ से निकलना होगा। चलो चलते हैं पार्टनर, हमें वह काम ज़रूरी करना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ शेर की मांद में जाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से ज़िंदा आने वाला हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने दरवाज़ा बिल्कुल खोल दिया होता है जिसके अंदर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वह दोनों गली में पहुंच जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उस गली के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, पर वहाँ पर बच्चों की लाशें इधर से उधर पड़ी हुई होती है। जिन्हें देखने के बाद रिश्ता कहने लग जाता है कि लगता है कि यहाँ पर सारे बच्चे मर गए हैं, ये बिल्कुल एक डरावनी सपने की तरह है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि पर ये कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे तुम्हें कबूल करना होगा। और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन आखिरकार वह मॉन्स्टर कहाँ पर गए हैं? वे तो अभी यहीं पर ही थे, पर वह कहाँ पर गए हैं? देखो, मैं उन्हें बुलाना नहीं चाहता पर वे कहाँ पर हैं? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि वह स्कूल से मुझे लगता है कि शहर की तरफ चले गए होंगे। और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है कि वे शहर की तरफ चले गए होंगे? और रिकी तो बताता है कि देखो, जब वे मॉन्स्टर आए थे तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और ज़्यादातर बच्चे अपने घरों की ओर निकल चुके थे। इसका मतलब है कि उन मॉन्स्टरों के लिए ज़्यादा शिकार नहीं बचा था इस स्कूल के अंदर, तो इसलिए उन्हें मारने के लिए वे शहर की तरफ चले गए। और इस बात को सुनने के बाद तो ऋषिताओ थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है सुनने में। पर हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और वे काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और रिकी तो कहता है कि क्या ये हो सकता है? और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि रुको रुको, अभी हमें सब्र करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी मॉन्स्टर की आवाज़ आ रही होती है और वह दोनों वहीं पर शांति के साथ खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि चुपके चुपके वह एक गली के पास पहुँच जाते हैं और वह वहाँ से मुड़कर देखने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गॉब्लिन होता है जो कि बच्चों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और अपना शिकार कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ऋषिताओ कहता है कि यह अकेला है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों इन्हें आसानी के साथ संभाल सकते हैं। और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वह अपना बैग को खोलता है और उसके अंदर से अपना तीर और धनुष निकालने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं। और हम देखते हैं कि वह शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वह निशाना लगाता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस गॉब्लिन के ऊपर एक जोरदार तीर छोड़ देता है। हम देखते हैं कि यह तीर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उस गॉब्लिन के सीने से पार हो जाता है। पर हम देखते हैं कि इस गॉब्लिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जान होती है। इस तीर का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ होता उस गॉब्लिन के ऊपर, लेकिन इस गॉब्लिन को पता चल चुका होता है कि यह तीर कहाँ से आया है और उसे ऋषिताओ दिख जाता है। और ऋषिताओ को देखने के बाद वे जोर जोर से घुर्राने लग जाता है और ये देखने के बाद ऋषिताओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और दूसरा हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, वह बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और ऋषिताओ के ऊपर एक जोरदार हमला कर रहा होता है। यह हमला काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है, वह उसे मारने ही वाला होता है कि पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर रिकी तो आता है जो इसका हाथ में राड होती है और वह राड से बड़ी तेज़ी के साथ उस गॉब्लिन के सर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। यह हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह गॉब्लिन उछलता हुआ दूर जाकर एक दीवार से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि रिकी तो ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो मारा होता है। पर हम देखते हैं कि वह इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर आ चुका होता है, वह रिकीतो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह आगे बढ़ता है वहाँ पर रिकीतो आ जाता है और हम देखते हैं
कि रिकी तो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रिकी तो उस मॉन्स्टर को मार डालता है और वह वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखने के बाद रिशिता कहने लग जाता है कि यार तू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तूने तो इसे कितनी बुरी तरीके से मारा था, मैं तो डर ही गया था। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, ज़रा देखो कि यहाँ पर आसपास कोई और मॉन्स्टर भी है क्या। और ये सुनने के बाद रिशिता कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आसपास कोई मॉन्स्टर है, शायद दूर हो सकता है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वह अपने मन में कहता है कि यहाँ पर गोबलिन नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है जिनका इंसान सामना भी नहीं कर सकता। और मॉन्स्टर को देखने के बाद रिश्ता कहने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। ये बिल्कुल मुझे एक वीडियो गेम के मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं जिन्हें मैंने देखा था। ये बिल्कुल उन गॉब्लिन्स की तरह है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं जिन्हें मैंने भी देखा था, पर ये उससे थोड़े से अजीब हैं। और यह सुनने के बाद रिश्तेदार कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये एक गेम की तरह है, पर ये कोई गेम नहीं है, इसमें हमें अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ता है। अगर ये गेम होता तो मैंने एक ही बार के अंदर ख़त्म कर देता। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोई गेम नहीं है और ना ही हमारे पास कोई मैजिक आइटम या फिर कोई स्किल है जिसकी वजह से हम इन मोस्टरों को मार सकते हैं। हम तो बिल्कुल एक मामूली से इंसान है जो इनसे लड़ रहे हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम मारे भी जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद रिश्तेदार कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई मामूली इंसान हो। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। और रिश्तेदार बताने लग जाता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इन मोस्टरों को बुरी तरीके से मारे जा रहे हो, यह कोई मामूली इंसान तो नहीं कर सकता। मुझे बताओ कि तुमने कॉम्बैट ट्रेनिंग आखिरकार कहाँ से ली है। और यह सुनने के बाद रिकी तो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे बुरी तरीके से मार रहा होता है और वह उसे तलवारबाजी सिखा रहा होता है, लेकिन वह उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा पीट रहा होता है। और इन सब यादों को देखने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली। जिसे सुनने के बाद रिश्तेदार कहता है कि क्या सच में, एक बात बताओ कि तुम आखिरकार उन लड़कों से पिटते क्या हो जबकि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम जल्दी से ढूंढो कि वे बच्चे कहाँ पर मौजूद है, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना है। फिर इसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरीके से आग के अंदर जल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे दोनों बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि इस गली के अंदर तो बच्चों की लाशें ही पड़ी होती है। और रिश्ताओं कहने लग जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, क्या यहाँ से मॉन्स्टर जा चुके हैं। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक प्रैक्टिस रूम है जहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन मॉन्स्टरों को यहाँ पर कोई शिकार मिला होगा, तो यह यहाँ से चले गए होंगे, वे ज़रूर से 6th फ्लोर पर होंगे, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो रिश्ता परेशान हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब वो 6ठे फ्लोर पर होंगे, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वे नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और रिश्ता कहने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें एक साथ 2 मॉन्स्टर मिल जाते हैं तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि देखो तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम संभल कर चलेंगे और मॉन्स्टरों का ध्यान रखेंगे। और ये सुनने के बाद ऋषिताओ कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, हम बिना इन्फॉर्मेशन के आए हैं, हमें नहीं पता कि कितने बच्चे भाग चुके हैं, कितने बच्चे मर चुके हैं और कितने बच्चे इस स्कूल के अंदर हैं। बिना इन्फॉर्मेशन से तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बिना इन्फॉर्मेशन से हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। अगर ऐसा बात होती है तो अगर मेरी जान जाती है तो तुम भाग जाना, अगर तुम्हारी जान जाती है तो मैं भाग जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ, तुम एक बात ध्यान रखना। और यह सुनने के बाद रिश्ता को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है और वह किसी के साथ कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एक दूसरे की जान की फिक्र करेंगे तो अपने आप को कभी भी नहीं बचा पाएंगे, हमें ऐसा करना ही होगा, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद रिकी तो कोई थोड़ा सा खुश होता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और रिश्ता कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा सख्त बनने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैंने तुम जैसा इंसान आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंसान हो। पर हम अचानक से देखते हैं कि उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, प्लीज़ हमें बचाओ। और ये सुनने के बाद तो रिकी तो बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ भागने लग जाता है और ये देखने के बाद रिश्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि रिकी तो 1 मिनट रुको जरा। और वह कहने लग जाता है कि यह तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, सच में ये एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का लड़का
लड़का है। मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा लड़का कभी भी नहीं देखा। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि 1 मिनट रुको ज़रा रिकी, तो मैं अभी तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें उन मॉन्स्टरों से कौन बचाएगा। फिर इसके बाद हमें एक सुनसान गली को दिखाया जाता है और हम एक लाल कलर के मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वे अपने ही साथियों गोब्लिन को बुरी तरीके से मारता हुआ जा रहा होता है। जो भी उसके सामने आ रहा होता है वह उन्हें बुरी तरीके से मार रहा होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के इस चेहरे को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक डरावना मॉन्स्टर होता है। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और कहने लग जाती है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बताओ। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है। इसका नाम ताचिबाना होता है जो कि एक कबाड़ के अंदर छुपी हुई होती है। और हम कबाड़ के बाहर के नज़ारे को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे होते हैं और उनका रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इन गॉब्लिन मॉन्स्टरों ने सारे के सारे लड़कों को ख़त्म कर दिया होता है, पर ये लड़कियों के साथ कुछ मज़ा करने की सोच रहे होते हैं। एक तरह से ठगी तरह के मॉन्स्टर होते हैं जो कि लड़कियों के साथ मज़े कर रहे होते हैं। और वहीं पर ताचिबाना इन्हें देख रही होती है और कहने लग जाती है कि क्या मुझे मिसाकी की हेल्प करनी चाहिए, पर मैं उसकी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे माफ़ कर देना मिसाकी। और वहीं पर हम मिसाकी को देखते हैं जो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वह ज़रूर करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद गोब्लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिसाकी को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है। और ये देखने के बाद ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि अब बहुत हुआ, मैं इनकी चीखों की आवाज़ नहीं सुन सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कोई सपना हो जिससे मैं जल्दी जाऊँ। मुझे माफ़ कर देना मिसाकी, मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। मैं हमेशा सॉरी बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फिर इसके बाद वह अपनी पास्ट की स्टोरी बता रही होती है जहाँ पर ताकेदार रिकितो को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा होता है और वहाँ पर वह लड़की भी मौजूद होती है जो कि भीड़ में होती है। और हम देखते हैं कि ताकेदा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रिकितो को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि साले तू खड़ा क्यों नहीं होता, खड़ा होना, अब आना लड़ने के लिए। और ये सब देखने के बाद वह लड़की कह रही होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे जाकर उन्हें रोकना चाहिए, क्या मुझे जाकर रोकना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर हम देखते हैं कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डरपोक होती है जिसकी वजह से ये उन्हें रोक नहीं पा रही होती है। और वहीं पर वह ताकेदार रिकितो को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रहा होता है और वह लड़की अपने मन में डरते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कहता है कि ताचिबाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का ताचिबाना का हाथ पकड़कर वह वहाँ से ले जा रहा होता है और वहीं पर रिकितो अकेला बैठा हुआ होता है। फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की की आंखें खुल जाती है। हम देखते हैं कि वह पूरी तरीके बेहोश हो चुकी होती है और वह कहने लग जाती है कि क्या मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे मिसाकी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या वह मर गई है, क्या वह गोब्लिन से यहाँ पर चले गए हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अचानक से उठने की कोशिश कर रही होती है पर उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट जाता है और ज़मीन पर जाकर गिरता है जिसकी वजह से आवाज़ होता आती है। और ये आवाज़ सुनने के बाद तो मिसाकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मेरे फ़ोन गिरने की वजह से आवाज़ हो गई है, लगता है कि उन लोगों ने ये सुन लिया होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है और वह कबाड़ में बिल्कुल चिपक कर बैठ गई होती है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वह गोब्लिन उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उस कबाड़ को खोल लेते हैं जहाँ पर वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जैसे ही वह बाहर के नज़ारे को देखती है वह हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि उस मिसाकी की लाश उसके सामने पड़ी हुई होती है और जिसे देखने के बाद ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि वह गोब्लिन उस ताचिबाना के बालों को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। और हम देखते हैं कि यह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ठरकी टाइप के होते हैं। यह भी उस लड़की के साथ कुछ गंदी हरकत करने की कुछ सोचते हैं और हम देखते हैं कि ये ताचिबाना के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। और ये देखने के बाद तो ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि कोई कोई तो है, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। पर हम देखते हैं कि यह मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही ठरकी होते हैं। इतनी सारी लड़कियों के साथ रेप करने के बावजूद भी इनकी हवस अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती और अभी भी वह लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं पर ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। पर हम अचानक से देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कोई मार देता है और उसकी आवाज़ सुनने के बाद ताचिबाना आँख खोलकर देखने लग
जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वही खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसने अपने हथियार की मदद से उस गॉब्लिन को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर दिया होता है, उसका सर ही फाड़ दिया होता है। और यह देखने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कह रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं कि उन गॉब्लिन्स के साथी को मार दिया गया होता है, जिसकी वजह से वह बाकी के गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह उस लाल मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि यह मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होता है और वह अपने भाले को घुमाता है और बड़ी तेज़ी के साथ सारे के सारे गॉब्लिन्स को बुरी तरीके से मार कर रख देता है। और यह देखने के बाद वह लड़की थोड़ी सी शांत होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर के चेहरे को देखती है, वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। फिर इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए उस लड़की को बचाने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उस लाल मॉन्स्टर ने उस लड़की को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और उसे कहीं पर ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के दूसरे हाथ में वे गॉब्लिन्स से बंधे पड़े होते हैं। पर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे गॉब्लिन्स मर चुके होते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और इस लड़की की आवाज़ें सुनने के बाद वह मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़की को दीवार में देखकर मारता है, जिसकी वजह से वह लड़की भी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन सारे के सारे नज़ारों को वह दोनों भी देख रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद निशिता को कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर पर तीर चलाने की कोशिश भी करूँ तो क्या यह तीर काम भी करेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। और वह रिकितो से कहने लग जाता है कि वह मॉन्स्टर हमसे ज़्यादा ताकतवर लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? और यह सुनने के बाद रिकितो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम जब ऊपर के फ्लोरों की जांच कर रहे थे तो वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था। इसका मतलब है कि वह सारे के सारे मॉन्स्टर किसी से डर रहे थे और ये वही मॉन्स्टर था। और ये सुनने के बाद तो रिशितो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है? क्या यह मॉन्स्टर अपनी टेरिटरी इस स्कूल के अंदर बनाना चाहता है? अगर हम दोनों चाहे तो मिलकर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस लड़की को बचाना चाहिए? वह अभी तक जिंदा है। पर हम देखते हैं कि रिकी तो उस लड़की की जान बचाने के लिए खड़ा हो जाता है और वह वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद रिशिता उसे रोकता और कहने लग जाता है कि हे रिकी, तो तुम कहाँ पर जाने की सोच रहे हो? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहता है कि ये तो ऑब्वियसली बात है, मैं उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा हूँ, वह अभी तक जिंदा है। और जिसे देखने के बाद रिश्ता तो कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, कोई भी इंसान उसे नहीं हरा सकता? यह तो कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो। आखिरकार उस लड़की के लिए अब तुम अपनी जान को क्यों दांव पर लगा रहे हो? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि निशिता, आज तुमने दोपहर में मुझसे कहा था कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया। हाँ, मैं मर गया था, मैं अपने आप को मारना चाहता था, मेरी जीने की आस ख़त्म हो चुकी थी, मैं इस दुनिया के खेल को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन जब मेरा सामना मौत से हुआ तो मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बता सकता हूँ कि उस वक्त मैं ज़िंदा रहना चाहता था, अपने आप को बचाना चाहता था। और मुझे पता है कि लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा कीमती है। मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बचा रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं बचाना था तुम्हें यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद रिशिता कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? आखिरकार तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है उस मॉन्स्टर का सामना करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि देखो रिशिता, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि यह मेरी प्रॉब्लम है। और वह अपने मन में अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि ना तो मेरा कोई बड़ा भाई है, ना ही कोई फैमिली और ना ही कोई मेरा फ्रेंड है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी साइड ले सके, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ज़िंदा रहता हूँ। और उसका बड़ा भाई कह रहा होता है कि तुम ज़िंदा क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, फिर तुम अपने आप को ज़िंदा रखने की क्यों कोशिश करते हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और इन सब बातों को याद करने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हाँ बड़े भाई, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और मैं अपने लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा होता है, पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर रिश्ता हुआ था जो कहता है कि एक मिनट रुको ज़रा, मेरी बात तो सुनो, मेरी एक छोटी बहन है, हम खून से एक साथ नहीं है, लेकिन हम अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये सुनने के बाद रिकितो को कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये सुनने के बाद रिश्ता कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ
रहा है, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से उस लड़की को छोड़कर भाग जाता हूँ और अगर मेरी बहन किसी दूसरे मॉन्स्टर के हाथों में ऐसी सिचुएशन में हो तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा या फिर मैं वहाँ से भाग जाऊँगा या फिर मैं कोई बहाना लगाऊँगा? नहीं, नहीं, अब मैं इन सब चीज़ों से नहीं भागना चाहता। मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ और वह कहता है कि रिक्तो मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और उस लड़की को बचाना चाहता हूँ, चाहे किसी भी हाल में मुझे उस लड़की को बचाना पड़े। और वैसे भी शायद मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रहा हूँगा, लेकिन अब मैं यही करना चाहता हूँ, मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। और यह बातें सुनने के बाद तो रिकी तो हंसने लग जाता है और कहता है कि निशिता, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि हे हे, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, चुप हो जाओ, मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन फिर भी हम दोनों के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम दोनों मिलकर भी उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहे तो सामना नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? और ये सुनने के बाद रिकी तो कहने लग जाता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मुझे फाइट करने दो तो। और ये सुनने के बाद निशिता कहता है कि क्या आइडिया है? और ये सुनने के बाद रिकी तो बताने लग जाता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद हमें ताचिबाना को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल चुकी होती है और वह आसपास के नज़ारे को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं और ये इतने ज़्यादा कसकर किसी के बांधे हैं। और जैसे ही वह अपने आसपास देखती है, हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉब्लिन्स खंबे के अंदर बांध रखे होते हैं और उस लड़की को भी वहीं पर ही बांधा होता है। और जैसे ही वह लड़की की नज़र किसी तरफ जाती है, वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वह मॉन्स्टर होता है जिसने आग जला रखी होती है और उसके अंदर सारे के सारे लड़के और कुछ गॉब्लिन्स होते हैं जिन्हें वह भून कर खा रहा होता है और उस मॉन्स्टर के हाथों में भी एक सर होता है जिसे वह चबा रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि यह मानवा आगे चलकर और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आपको ये मानवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।